बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रीटर्म लेबर एंड प्री प्रॉम। ठीक है, सबसे पहले हम गाइडलाइंस करेंगे और फिर थोड़ी सी उसकी समरी। अच्छा, तो ये नाइस गाइडलाइंस हैं प्रीटर्म लेबर एंड बर्थ। ठीक है, 2015 की ये गाइडलाइंस हैं और इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ये प्रोफाइलैक्टिक वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोफाइलैक्टिक सर्वाइकल सर्कलाज। ठीक है, नहीं, हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले जो है ना कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस थ्रू आउट गाइडलाइंस में आपको नज़र आएंगी, हम सबसे पहले वो करते हैं। ठीक है, ये हैं टर्म्स जो यूज़ हुए हैं। सर्वाइकल ट्रॉमा की टर्म यूज़ हुई है यहाँ पर। तो सर्वाइकल ट्रॉमा क्या है? फिज़िकल इंजरी टू द सर्विक्स इंक्लूडिंग जो सर्जरी होती है लेट्स के प्रोसीजर में, कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन, एक्सीजन, बायोप्सी जो रेडिकल डायथर्मी की है। तो ये ऑल दीज प्रोसीजर्स जहाँ पर टर्म यूज़ होगी सर्वाइकल ट्रॉमा की, उसका मतलब है कि इन सब प्रोसीजर्स की बात हो रही है। अच्छा, डायग्नोस्ड प्री टर्म लेबर किसको कह रही है? नाइस। अ वुमेन इज़ डायग्नोस्ड प्री टर्म लेबर if she is in suspected preterm labor and has had a positive diagnostic test for the preterm labor। ठीक है, जिसको हमने सस्पेक्ट किया है किसको प्रीटर्म लेबर है और उसका कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। अभी हम आगे करेंगे कि हम इसकी डायग्नोसिस के लिए या तो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप होगा वो तो हमारा हिस्ट्री है। ठीक है, डायग्नोसिस में नंबर 2 पे पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन है, नंबर 3 पे ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड है और नंबर 4 पे फीटल फाइब्रोनेक्टिन है। ठीक है, टोटल ये 4 टेस्ट हैं जो हमने करने हैं। फॉर किस चीज़ की डायग्नोसिस कर रहे हैं हम? प्री टर्म लेबर की। ये मैं प्री प्रॉम की बात नहीं कर रही। ठीक है, प्री टर्म लेबर की बात कर रही हूँ। अगर प्री प्रॉम की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री है, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन है और नंबर 3 पे भी जो है वो एक रीसेंट टेस्ट है जो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं और एक और है वो भी हम करते हैं। ठीक है, अब इस्टेब्लिश्ड प्री टर्म लेबर क्या है? established preterm labor है a woman is in established preterm labor if she has progressive cervical dilatation from 4 centimeter with regular contractions। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है और उसको रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो इसका मतलब है कि उसमें एस्टैब्लिश प्रीटर्म लेबर है। ठीक है, preterm pre-labor rupture of membranes. A woman is described as having preterm pre-labor rupture of membranes if she has ruptured membranes before 37 weeks of pregnancy but is not in established labor। ठीक है, अगर वो लेबर में नहीं है तो फिर आप उसको प्री प्रॉम कहेंगे, लेबर में है तो फिर तो लेबर की बात स्टार्ट हो गई ना। ठीक है, रेस्क्यू सर्कलाज क्या है? कि सर्वाइकल सर्कलाज परफॉर्म्ड एज एन एमरजेंसी प्रोसीजर in a woman with premature cervical dilatation and often with exposed fetal membranes। ठीक है, ये भी अभी हम करते हैं। सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर की जहाँ टर्म आएगी उसका क्या मतलब होगा? अ वुमेन इज़ इन सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर इफ़ शी हैज़ रिपोर्टेड सिम्टम्स ऑफ प्रीटर्म लेबर एंड हैज़ हैड अ क्लिनिकल असेसमेंट इंक्लूडिंग स्पेकुलम या डिजिटल एग्जामिनेशन that confirms the possibility of preterm labor but rules out established labor। ठीक है, जो आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि प्रीटर्म लेबर हो सकती है लेकिन इस्टेब्लिश प्रीटर्म लेबर नहीं है। मींस कि उसको रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है अलॉन्ग विद 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन। ठीक, सिम्टम्स ऑफ प्रीटर्म लेबर क्या हैं? A woman has presented before 37 weeks of gestation reporting symptoms that might be indicative of preterm labor। वो कौन से हैं? Such as abdominal pain but no clinical assessment including speculum or vaginal examination has taken place। ठीक है, तो अभी वो symptoms हैं। ये थ्रू आउट ये था। अच्छा, इसके नीचे एक और चीज़ है वो यहाँ पर अभी हम कर लेते हैं, फिर ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर आप देख लें कि प्री टर्म बर्थ इज़ अ सिंगल बिगेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ठीक है, 7.3% ऑफ लाइव बर्थ्स हैं इन इंग्लैंड। ये भी एक जब आप लोग MCQC प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें
रिपीटेडली आपको इस तरह का सिनेरियो मिलेगा कि जहाँ पर कि न्यू नेटल मोर्टालिटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है हम आगे। डायग्नोसिस कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हम ये करेंगे ऊपर वाली चीज़ें। या चलिए स्टार्ट से ही शुरू कर देते हैं। ओके, प्रोफाइलैक्टिक वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन कहाँ आपने देना है और प्रोफाइलैक्टिक सर्वाइकल सर्कलाज कहाँ करना है। ठीक है, आपने ऑफ़र करनी है चॉइस देनी है कि या प्रोफाइलैक्टिक वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन दे दें या फिर प्रोफाइलैक्टिक सर्वाइकल सर्कलाज दे दें। किन पेशेंट्स में? उन पेशेंट्स में जिनमें हिस्ट्री है स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ की अप टू 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और मिड ट्राइमेस्टर लॉस है। मिड ट्राइमेस्टर लॉस मीन्स 16 वीक्स ऑनवर्ड। ठीक है, एंड का वर्ड मैंने इसलिए स्पेसिफिकली सेपरेटली कलर किया है क्योंकि एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जब आप करेंगे तो उसमें और का वर्ड है, एंड और में बहुत फ़र्क है। ठीक है, जिनमें ये दोनों चीज़ें हैं उनको आपने ऑफ़र करना है चॉइस, इन दोनों में से कोई एक चीज़। अच्छा, रिज़ल्ट सेकंड क्या चीज़ है कि रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन carried out between 16 and 24 weeks of pregnancy that show a cervical length of 25 mm or less। ठीक है, 25 mm की लेंथ है या इससे कम है, और साथ में ये है दोनों सूरतों में फिर आपने उनको क्या करना है, ऑफ़र करना है कि चॉइस ऑफ सर्वाइक, या वो प्रोजेस्ट्रॉन यूज़ कर लें या फिर आप उनको सर्वाइकल सर्कलाज देते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है, कंसिडर करना है प्रोफाइलैक्टिक वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन फॉर वुमेन। किन पेशेंट्स में हमने सिर्फ कंसिडर करना है, उनको हमने ऑफ़र करना है, जिनमें ये दोनों चीज़ें हमने उनको ऑफ़र करना है, यानी कि हमने उनको देनी है। ठीक है, इन दोनों में से कोई चॉइस देनी है। अब आपने प्रोफाइलैक्टिक वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन यानी कि इन वुमेन्स को हमने सर्कलाज ऑफ़र नहीं करना, सिर्फ आपने इनको क्या देना है, प्रोफाइलैक्टिक वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन देना है। और वो कौन सी पेशेंट्स हैं, वो ही ऊपर वाला दोनों क्राइटेरिया है, लेकिन दरमियान में वर्ड डिफरेंट क्या है, और या उनकी एक हिस्ट्री है स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ की अप टू 34 वीक्स के स्टेशन, या फिर उनके अंदर मिड ट्राइमेस्टर लॉस है, या फिर उनके ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड पे 16 to 24 वीक्स के दरमियान लेंथ जो है सर्वाइकल लेंथ 25 mm और लेस है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी पेशेंट जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई उसको और कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने उसका स्कैन किया 16 वीक्स पे, उसकी आपको लेंथ मिली है 25 mm। ठीक है, आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि मैं इसको वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन दे दूं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि माइट बी इट गोज़ इनटू द प्रीटर्म लेबर। ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर आपने यूज़ करनी है वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन तो फिर वो कब से लेके कब तक यूज़ करनी है, हमने कम से कम उसको यूज़ करना है 34 वीक्स तक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपने सिनेरियो क्या है, ये अभी हमने दो सिनेरियोस किए हैं। ठीक है, एक सिनेरियो हमने क्या किया है जहाँ पर हमने उसको ऑफ़र किया। ठीक है, और उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद थी, हमने कहा या सर्वाइकल सर्कलाज लगा देते हैं या फिर हम उसको वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन दे देते हैं। ठीक है, दूसरा सिनेरियो था इन दोनों में से कोई एक चीज़ है। ठीक है, तो हमने कहा कि हम उसको प्रोफाइलैक्टिक वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन देंगे, कंसिडर करेंगे, और अगर कंसीडर करेंगे तो हम 34 वीक्स तक देंगे। और नेक्स्ट सर्वाइकल सर्कलाज कहाँ कंसीडर करेंगे। ठीक है, व्हेन रिजल्ट्स ऑफ अ ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन बिटवीन 16 एंड 24 वीक्स gestation, उन पर लेंथ उसकी कितनी है 25 mm और लेस, एंड हु हैव हैड आइदर, स्कैन पे लेंथ उसकी कम है 25 mm और लेस, और इसके साथ एक और फीचर भी है, या तो प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स इन अ प्रीवियस प्रेगनेंसी है, यानी कि हिस्ट्री है उसकी। ठीक है,
अगर हिस्ट्री है प्रीवियस प्री प्रॉम की और अभी भी लेंथ कम है उसकी, तो इसका मतलब है कि हमें इसको सर्कलाज ऑफ़र करना है, ठीक है। या फिर हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल ट्रॉमा है। अब वही अगेन सर्वाइकल ट्रॉमा की बात आ गई, तो सर्वाइकल ट्रॉमा किस को हम कह रहे हैं? लेट्स को, कोन बायोप्सी को, ठीक है, रेडिकल डायथर्मी को। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सर्वाइकल ट्रॉमा। इफ़ प्रोफिलैक्टिक सर्वाइकल सर्कलाज आपने जब जब आपने लगा देना है, जब भी आपने उसको यूज़ करना है, तो आपने साथ ही उसको रिमूव करने का प्लान दे देना, ठीक है, उसी वक्त। अब आई होप कि आपको इस सिनेरियो की समझ आ गई होगी। ये 3 सिनेरियोज़ हैं यहाँ पर, डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, डायग्नोजिंग प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। उसको आपने कैसे डायग्नोज करना है? इफ़ वुमेन रिपोर्टिंग सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ प्री प्रॉम, ठीक है, लीकिंग की हिस्ट्री के साथ आई है, आपने उसका स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया और देख लिया पूलिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, आपको नज़र आ गया। अगर पूलिंग आपने देख लिया है, कुछ और डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने ट्रीटमेंट देनी है प्री प्रॉम की, ठीक। अगर पूलिंग एमनियोटिक फ्लूइड की नहीं मिली अगर आपको पास स्पेकुलम पे, तो आपने क्या करना है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर करना है, बाइंडिंग प्रोटीन 1 टेस्ट, ठीक है। या फिर दूसरा टेस्ट कौन सा है? प्लेसेंटल अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन 1 टेस्ट ऑफ विजाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये दोनों आपने टेस्ट करने हैं। अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव है, तो इनको आपने सिंपली अकेला इनको यूज़ नहीं करना कि फ़र्दर अगर ये दोनों टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव हैं और कोई क्लिनिकल सिनेरियो में ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप उसको पी प्रॉम की लाइन पे ट्रीट करना शुरू कर दें। नहीं, उसके साथ आपने क्लिनिकल कंडीशंस देखनी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल एज, सब कुछ आपने देखना है। और फिर आपने इसको या ऑफ़र करने के कंसिस्टेंट विद वुमेन हैविंग प्री प्रॉम, या फिर उसको रीवैल्यूएट करेंगे पेशेंट को किसी और दोबारा किसी और टाइम पे। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर अब आप लोग ये ज़हन में रख लें कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो इस तरह के आते हैं। एक हम लोगों ने क्वेश्चन लेंज में है जिसमें कंफर्मेटरी टेस्ट, फर्निंग टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस लेंज के अकॉर्डिंग फर्निंग ही है उसका आंसर, ठीक है। अगर फर्निंग दिया हुआ है तो ठीक है, CPSP का मुझे नहीं पता कि अब उन्होंने इसको चेंज किया है नहीं किया, तो अगर उसी तरह का सेम सिनेरियो ही आ जाता है तो इसका मतलब है कि की भी फिर वहीं से है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि विजाइनल जो पूलिंग है ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वही डायग्नोस्टिक है। अगर वो नहीं है तो फिर हमने करना है, और वो कौन से करने हैं वो आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा, अब ये टेस्ट अगर नेगेटिव है और एमनियोटिक फ्लूइड भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ठीक है, डू नॉट ऑफर एंटीनेटल प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक। आप उसको बता दें कि ये अनलाइकली है कि उसको प्री प्रॉम हो, कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, और डिस्चार्ज कर दें पेशेंट को, ठीक है। डू नॉट यूज़ नाइट्रोजीन टू डायग्नोज प्री प्रॉम। नाइट्रोजीन टेस्ट तो बिल्कुल गाइडलाइंस ने बता दिया है। डू नॉट परफॉर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर प्री प्रॉम इफ़ लेबर बिकम्स एस्टैब्लिश्ड लेबर कहाँ है? 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन विद रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। एंटीनेटल प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक फॉर द वुमेन विद प्री प्रॉम। अगर प्री प्रॉम डायग्नोस हो गई, अब आपको डायग्नोसिस में कोई कन्फ्यूजन आई होप सो नहीं होगी। अगर डायग्नोस हो गई है तो हमने उसको एरिथ्रोमाइसिन ऑफ़र करनी है 250 मिलीग्राम 4 टाइम्स अ डे फॉर मैक्सिमम ऑफ 10 डेज़, या फिर पेशेंट जो है वो एस्टैब्लिश लेबर डेवलप कर ले, ठीक है। इन दोनों में से जो इवेंट पहले हो जाएगा उसके वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे एंटीबायोटिक। अगर लेबर में चली जाती है तब लेबर का प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाएगा, और अगर लेबर में नहीं जाती है तो 10 डेज़ आपने उसको एंटीबायोटिक देनी है और उसके बाद बंद कर देनी है, ठीक है। थ्रू आउट नहीं देते रहना। और अगर एरिथ्रोमाइसिन नहीं दे सकते तो ओरल पेनिसिलिन आप उसको दे दें, और उसका भी सेम प्रोटोकॉल है। डू नॉट ऑफर वुमेन विद प्री प्रॉम कोमॉक्सिक्लेव एज प्रोफाइलैक्सिस फॉर इंट्रायूटाइन इन्फेक्शन। कोमॉक्सिक्लेव नहीं देनी। अच्छा, आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शन इन वुमेन विद प्री प्रॉम, उसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट एंड टेस्ट है, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपने साइड बाय साइड देखना है। उसमें क्या क्या चीज़ें? सी रिएक्टिव प्रोटीन देखेंगे, वाइट ब्लड सेल काउंट देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे फीटल हार्ट रेट बाय टोकोग्राफी, कार्डियोटोकोग्राफी, ठीक है।
और डू नॉट यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन आइसोलेशन टू कन्फर्म और एक्सक्लूड इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। कौन सी चीज़ें? यही सारी चीज़ें, इनको आपने आइसोलेशन में नहीं करना, टोटल क्लिनिकल सिनेरियो देखना है। इफ़ द रिजल्ट्स ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट और एनी ऑफ द टेस्ट आर नॉट कंसिस्टेंट विद ईच अदर, ठीक है, टेस्ट आपको बता रहे हैं इन्फेक्शन है लेकिन क्लिनिकल असेसमेंट नहीं बता रही, क्लिनिकल असेसमेंट बता रही है और टेस्ट नहीं बता रहे, अगर ये इनकन्सिस्टेंट नहीं है तो फिर आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट को और टेस्ट रिपीट करेंगे। रेस्क्यू सर्कलाज हम कब देंगे? डू नॉट ऑफर रेस्क्यू सर्कलाज किन पेशेंट्स को नहीं देना? इन्फेक्शन है, देना किन को है? दोबारा रिपीट कर लेते हैं, कहाँ हमने किया था कि हमने देना है। ऊपर जो सबसे पहले हमने 3 सिनेरियोज किए थे उनमें हमने कहा था कि हमने रेस्क्यू सर्कलाज किन पेशेंट्स में देना है। जो थर्ड हमारा सिनेरियो था उसमें हम रेस्क्यू सर्कलाज दे रहे थे, ठीक है। ये कंसीडर प्रोफाइलैक्टिक सर्वाइकल सर्कलाज किन पेशेंट्स के लिए? जहाँ वजाइनल अल्ट्रासाउंड पे 16 to 24 वीक्स के दरमियान लेंथ 25 mm और लेस, सर्वाइकल लेंथ जो है वो 25 mm या इससे कम हो। इसके साथ एक फीचर और भी हो, या तो उसको प्रीवियस हिस्ट्री हो, प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की, या फिर सर्वाइकल ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, ठीक है। फिर हमने उसको सर्वाइकल सर्कलाज ऑफर करना है बस। और इसी तरह से ऊपर क्या था, अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ पर तो हमने उसको कंसीडर करना है कि सर्वाइकल, ऊपर हमने एक और जगह पे भी हमने दिया हुआ है सर्वाइकल सर्कलाज, उसे चॉइस दिया है कि चाहो तो सर्वाइकल सर्कलाज लगा देते हैं या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन यूज़ कर ले। वो कौन सी कंडीशन थी? जहाँ पर हिस्ट्री है स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ की या मिड ट्राइमेस्टर लॉस की और इसके साथ उसकी लेंथ भी कम है 25 mm और लेस, ठीक है। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें, अगर पेशेंट की जो अल्ट्रासाउंड पे लेंथ 25 mm या इससे कम है तो तीनों सिनेरियो को आप इकट्ठा मिला दें, चारों को बल्कि, और उसके साथ स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ की हिस्ट्री है या फिर मिड ट्राइमेस्टर लॉस की हिस्ट्री है या फिर उसको प्रीवियस प्री प्रॉम की हिस्ट्री है या फिर उसको प्रीवियस सर्वाइकल ट्रॉमा की हिस्ट्री है, और ये चारों में से कोई भी एक फैक्टर है और इसके साथ अल्ट्रासाउंड पे लेंथ कम है, तो सिंपली आपने उसको सर्वाइकल सर्कलाज ऑफर करना है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर आपने सर्वाइकल सर्कलाज ही देना है उन दोनों सिनेरियोज़ में। इन 2 सिनेरियोज़ में आप उसको सर्वाइकल सर्कलाज और प्रोफाइलैक्टिक प्रोजेस्टेरॉन के दरमियान चॉइस दे सकते हैं, ठीक है। इन दोनों सिनेरियोज़ में फ़र्क ही है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं रेस्क्यू सर्कलाज की। ये सर्वाइकल सर्कलाज है, ये रेस्क्यू नहीं है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, मैंने आपको वैसे रिवाइज़ करा दिया है। लेकिन जो रेस्क्यू सर्कलाज है वो क्या है, वो हमने कहाँ देना है? ये कहाँ नहीं देना? जहाँ साइंस ऑफ इन्फेक्शन होगी, एक्टिव जैनल ब्लीडिंग होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होगी, वहाँ पर हमने सर्वाइकल सर्कलाज नहीं देना है रेस्क्यू। और कहाँ देना है? जहाँ रेस्क्यू सर्कलाज आप देंगे 16 से 27 + 6 वीक्स के दरमियान, ठीक है। और कब? विद डायलेटेड सर्विक्स एंड एक्सपोज्ड अनरप्चर्ड फीटल मेम्ब्रेन्स। पेन्स नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो फिर नहीं लगाना, अगर पेन्स हैं नहीं लगाना। अगर उसकी डायलेटेड सर्विक्स है और मेम्ब्रेन्स एक्सपोज्ड हैं, दोनों सूरतों में आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस, पहले हम पढ़े थे प्री प्रॉम की डायग्नोसिस कैसे की थी हमने, अब हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे प्री टर्म लेबर की विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब उसमें आपने उसको सबसे पहले क्या करना है, ऑफर करनी है क्लिनिकल असेसमेंट टू वुमेन रिपोर्टिंग सिम्टम्स ऑफ प्री टर्म लेबर हु हैव इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स। उसकी आपने क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी है और फिर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। और उस पर, और उसके बाद फिर अगर आपको नहीं समझ आता स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे कि उसकी कितनी डायलिटेशन है, तो आप डिजिटल एग्जामिनेशन उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय डिजिटल एग्जामिनेशन। इफ़ क्लिनिकल असेसमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या है, इफ़ क्लिनिकल असेसमेंट सजेस्ट दैट वुमेन इज़ इन सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर, ठीक है। क्लिनिकल असेसमेंट पे आपको लगा कि वुमेन जो है वो उसमें सस्पेक्ट कब कर रहे हैं कि प्रीटर्म लेबर हो सकती है, और इसके साथ क्या है, पेशेंट 30 वीक से कम है,
29 + 6 वीक्स पर है या उससे भी कम, 30 वीक्स पे नहीं है, ठीक है। तो आपने कोई और डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करना, आपने सस्पेक्ट किया, आपने ट्रीट किया, सस्पेक्ट एंड ट्रीट, लेस देन 30 वीक्स, लेस देन 30 वीक्स सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर ट्रीटमेंट, सिंपल ये फार्मूला है। 30 वीक्स या इससे ज़्यादा है, आपने आपने सस्पेक्ट किया कि इसको प्रीटर्म लेबर हो सकती है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड। सिनेरियो अगर आपको एमसीक्यू में आता है, 30 वीक्स है, लेस देन 30 वीक्स है, सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर, सिंपली आपने उसको ट्रीटमेंट नीचे कुछ भी देनी है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड नहीं करना। अगर 30 वीक्स पे है तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड की ऑप्शन चूज़ करनी है, ठीक है। हम ये गलती करते हैं कि 30 वीक्स से कम पे भी जब इस तरह का सिनेरियो होता है हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड चूज़ करते हैं, नहीं करना, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट करनी है सर्वाइकल लेंथ की एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटरमिन लाइक्लीहुड ऑफ बर्थ विद इन 48 आवर्स। अब क्या करेंगे जी, अब नेक्स्ट आप आ जाएं, 30 वीक्स और मोर देन 30 वीक्स आपने अल्ट्रासाउंड किया, इफ़ सर्वाइकल लेंथ इज़ मोर देन 15 mm तो आपने उसको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि प्रीटर्म लेबर इज़ अनलाइकली, ठीक है। और फिर आपने ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस के बारे में सोचना है, डिस्कस करना है पेशेंट के साथ बेनिफिट एंड रिस्क कि वो घर चली जाए या फिर हॉस्पिटल में स्टे करे, और अगर वो घर जाना चाहती है तो उसको बताना है कि सिम्टम्स की सूरत में दोबारा वो वापस कंसल्ट करे। और अगर सर्वाइकल लेंथ 15 mm है या इससे कम है, ठीक है, तो पेशेंट को आपने क्या करना है, डायग्नोज्ड एंड तो फिर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डायग्नोज्ड प्रीटर्म लेबर है। अब ये डायग्नोज्ड प्रीटर्म लेबर है तो हमने उसको ट्रीटमेंट ऑफर करनी है। 30 वीक से कम थी तो हमने सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर पे ट्रीटमेंट दी, अल्ट्रासाउंड नहीं किया। 30 वीक से ज़्यादा थी, अल्ट्रासाउंड किया, अगर सर्वाइकल लेंथ 15 mm से कम है या 15 mm है, दोनों सूरतों में हमने फिर उसको डायग्नोज प्रीटर्म लेबर लेबल किया और हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं फीटल फाइब्रोनेक्टिन आपने कब करना है, अगर अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं है तो करना है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्री टर्म लेबर पे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्लिनिकल हिस्ट्री है, नंबर 2 पे पर्सपेक्युलम एग्जामिनेशन है, नंबर 3 पे डिजिटल एग्जामिनेशन है, नंबर 4 पे आपके पास अल्ट्रासाउंड है अकॉर्डिंग टू गेस्टेशन। अल्ट्रासाउंड के बाद फिर फीटल फाइब्रोनेक्टिन है, ठीक है। और अगर ये दोनों नहीं है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ट्रीट करें, अगर ये दोनों टेस्ट अवेलेबल नहीं है, सस्पेक्ट कर रहे हैं ट्रीट करें, ठीक है। नहीं अवेलेबल तो हम उसको देंगे, और विद इन 48 आवर्स ऑफ द वुमेन हु हैव 30 वीक्स प्रेग्नेंट और मोर देखने के लिए, और इफ़ ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट अवेलेबल। फीटल फाइब्रोनेक्टिन नेगेटिव है, कब नेगेटिव होता है, अगर कंसनट्रेशन 50 नैनोग्राम और लेस, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि ये फीटल फाइब्रोनेक्टिन इसका नेगेटिव है। तो फिर आप ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस सोचें, पेशेंट को काउंसिल करें रिगार्डिंग कि वो घर जाना चाहती है या फिर हॉस्पिटल रहना चाहती है, और अगर घर जाती है तो उसको आपने वार्निंग साइंस बता के भेजने हैं। अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन इज़ पॉजिटिव है तो फिर डेफिनेटली हम उसको डायग्नोस हो गया, हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। और कब डायग्नोस होता है, जब फीटल फाइब्रोनेक्टिन मोर देन 50 नैनोग्राम पर ml है तो, ठीक है। अब ये वही लास्ट सिनेरियो कि ना अल्ट्रासाउंड है ना फीटल फाइब्रोनेक्टिन हो सकता है, दोनों चीज़ें नहीं है, सस्पेक्ट किया ट्रीट करो, सिंपल, ठीक है। डू नॉट यूज़, अब ये लाइन मैंने हाईलाइट नहीं की लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है कि डू नॉट यूज़ ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड ऑफ फॉर सर्वाइकल लेंथ एंड फीटल फाइब्रोनेक्टिन इन कॉम्बिनेशन टू डायग्नोज प्रीटर्म लेबर, दोनों को इकट्ठा नहीं करना, दोनों को इकट्ठा नहीं करना हमने, ठीक है। टुकोलोसिस, टेक द फॉलोइंग फैक्टर्स इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग डिसीजन अबाउट द टुकोलोसिस। आप टुकोलोसिस करने लगे तो आपने क्या चीज़ें सोचनी है, सस्पेक्टेड और डायग्नोज्ड प्रीटर्म लेबर, और अगर ब्लीडिंग इन्फेक्शन है तो फिर हम टुकोलोसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। गेस्टेशनल एज आपने देख लेनी है, मेटर्नल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बेनिफिट, क्योंकि हम टुकोलोसिस का पर्पस क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना, और अगर ज़रूरत है तो न्यूनेटल केयर फैसिलिटी जो ट्रांसफ़र करना टू द अदर यूनिट वेयर देयर इज़
न्यूनेटल केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल। ठीक है, देना क्या है? अच्छा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि निफेडेपिन देनी है या टोसिपैन देनी है, निफेडेपिन देनी है या टोसिपैन देनी है। ठीक है, तो अब देख ले कि हमने निफेडेपिन ही देनी है अनटिल अनलेस कि निफेडेपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। ठीक है, निफेडेपिन ही देंगे। और अब ये नीचे लाइन देख पढ़ लें आप, ये जो पर्पल है, इफ़ निफेडेपिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑफर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फॉर टोकोलासिस, बात ख़त्म। ठीक है, डू नॉट ऑफर बीटा मैमेटिक्स, बीटा मैमेटिक्स की तो कहानी वैसे ही ख़त्म हो गई। ठीक है, निफेडेपिन दें 24 से 25 प्लस 6 वीक्स के दरमियान, कंसिडर करें विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन और सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर, और ऑफर करें निफेडेपिन बिटवीन 20 एंड 33 प्लस 6 वीक्स, यानी कि आपने निफेडेपिन देनी है, सिंपल। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें? 24 से लेके ऑनवर्ड 33 प्लस 6 वीक्स तक। ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमने देने हैं। ठीक है, कब देंगे? 23 से लेके 23 प्लस 6 वीक्स पे आप पेशेंट से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और ऑफ़र करना है 24 से ऑनवर्ड 33 प्लस 6 वीक्स, और कंसिडर करना है 34 से 35 प्लस 6 वीक्स, जिनमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, डायग्नोज्ड कर रहे हैं, या फिर इस्टेब्लिश प्रीटर्म लेबर है। इन केस ऑफ इस्टेब्लिश प्रीटर्म लेबर भी आप उसको देंगे। ठीक है, या फिर जिनका प्लान है कि उसको विद इन 48 आवर्स आपने डिलीवर कर देना है। व्हेन ऑफरिंग और कंसिडरिंग मैटरनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो आपने डिस्कस करना है पेशेंट के साथ कि कैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको बेबी को हेल्प आउट करेंगे और उसके रिस्क क्या हैं। जैसे कि अगर डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, तो आपने उसको बताना है कि उसकी शुगर लेवल्स डिरेंज हो सकते हैं। डू नॉट रूटीनली ऑफर रिपीट कोर्सेज ऑफ मैटरनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बट अब बट में क्या है कि आपने क्या चीज़ें देखनी है कि इंटरवल सिंस द एंड ऑफ लास्ट कोर्स। अगर आपने लास्ट कोर्स सपोज 23 वीक्स पे दे दिया है, 24 वीक्स पे दे दिया है, ठीक है, और अब वो 30 वीक्स पे आई है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मैं इसको एक और कोर्स दे दूँ, क्योंकि 7 डेज तक मैक्सिमम इफेक्ट रहता है। गेस्टेशनल एज, लाइकलीहुड ऑफ द बर्थ विद इन 48 आवर्स, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन के कब आपने देनी है? 23 से लेके 23 प्लस 6 वीक्स, who are in established preterm labor or having a planned preterm birth who within 24 hours। तो आपने उनको डिस्कस करना है उन पेशेंट्स के साथ 23 से 23 प्लस 6 के दरमियान। ठीक है, और ऑफ़र किन को करनी है? 24 ऑनवर्ड 29 प्लस 6 वीक्स। ठीक है, उनको ऑफ़र करनी है। कंसीडर कहाँ करना है? 30 ऑनवर्ड 33 प्लस 6 वीक्स। ठीक हो गया, जहाँ पर इस्टेब्लिश प्रीटर्म लेबर है और डिलीवरी प्लान है विद इन 24 आवर्स। यानी कि सिंपली यू कैन से कि 24 से लेके 34 वीक्स तक आप मैग्नीशियम सल्फेट एज अ न्यूरो प्रोटेक्टिव दे सकते हैं। देना कैसे है? वैसे ही सेम प्रोटोकॉल है। गिव 4 ग्राम IV बोलस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट्स ओवर 15 मिनट्स and followed by an intravenous infusion of 1 gram per hour until the birth or for 24 hours विच एवर इज सूनर। ठीक है, अगर उसकी डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी तक आप उसको बंद कर दें, और अगर डिलीवरी नहीं होती तो भी 24 आवर्स तक आपने उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, इन दोनों में से जो इवेंट पहले हो जाता है। फॉर वुमेन ऑन मैग्नीशियम सल्फेट, जो मैग्नीशियम सल्फेट जिसको दे रहे हैं उसको आपने कैसे मॉनिटर करना है? एटलीस्ट, यानी कि कम से कम आपने उसको हर 4 घंटे बाद तो ज़रूर मॉनिटर करना है। ठीक है, और कैसे मॉनिटर करना है? पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस देखने हैं, जिसमें पटेलर रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। इफ़ अ वुमन हैज़ और डेवलप ओलिग्यूरिया, ठीक है, या अदर साइंस ऑफ रीनल फेलियर, ओलिग्यूरिया हो जाता है या रीनल फेलियर के अदर साइंस आते हैं, मॉनिटर मोर फ्रीक्वेंटली फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, और थिंक अबाउट रिड्यूसिंग द डोज ऑफ, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप फौरी तौर पे स्टॉप कर दें, सिर्फ ओलिग्यूरिया है ना, रीनल फेलियर के साइंस है, क्योंकि एक्सक्रीट होती है ना किडनी से मैग्नीशियम सल्फेट। तो अभी ये नहीं है कि टॉक्सिसिटी हुई है, अब पता नहीं टॉक्सिसिटी है या अदर कोई और रीज़न है कि उसका जो ओलिग्यूरिया है, रीनल फेलियर आ रहा है। ठीक है, तो इस सूरत में फौरी तौर पे बंद नहीं करनी, आपने मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी है, और इस बार को कंसिडर करना है कि आप उसकी डोज को रिड्यूस कर दें। ठीक है, इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक, ये तो बात हो चुकी। अच्छा, फीटल मॉनिटरिंग अब कैसे करनी है?
फीटल मॉनिटरिंग के लिए दो ही चीज़ें अवेलेबल हैं, कार्डियोटोकोग्राफी करें या फिर इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन करें, ठीक है। और इफ़ इनअप्रोप्रिएट द ऑप्शन नॉट टू मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, फॉर एग्जांपल कोई अगर थ्रेशोल्ड वायबिलिटी की नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप उसको नहीं मॉनिटर करेंगे। और 23 से लेके 25 प्लस 6 वीक्स के दरमियान, ठीक है, फिर आपने कैसे उसको ऑफ़र करनी है, इसके लिए आप सीनियर ऑब्स्टिशियन को इन्वॉल्व करें, उसके साथ डिस्कस करें कि बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन एक एज है, गेस्टेशनल एज, तो इसमें क्या करें। और आपने उसको ये बताना है कि कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, लिटिल एविडेंस, लिमिटेड एविडेंस कि उसको कोई फ़ायदा होगा इस चीज़ का, ठीक है। और नॉर्मल कार्डियोटोकोग्राफी इज़ रीएश्योरिंग, indicating that the baby is coping well with the labor, but an abnormal trace does not necessarily indicate the fetal hypoxia or acidosis is present, ठीक है। इसी तरह से देखिए ना, ऊपर भी उन्होंने ये लिखा हुआ है कि देयर इज़ लिमिटेड एविडेंस अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स टू सजेस्ट हाइपोक्सिया और एसिडोसिस इन प्रीटर्म लेबर, ठीक है। तो ज़्यादा जो इसका एविडेंस है वो कंसिस्टेंट है एट टर्म, प्री टर्म पे हम कुछ नहीं कह सकते। वो उन्होंने ये कहा ना कि अगर एबनॉर्मल ट्रेस आ जाता है तो वी आर नॉट श्योर कि ये हाइपोक्सिया है नहीं है। ऑफर वुमेन इन एस्टैब्लिश्ड प्रीटर्म लेबर बट विद नो अदर रिस्क फैक्टर्स मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लेबर इन नाइस। तो चॉइस हमारी क्या होगी, फीटल हार्ट रेट को हम मॉनिटर करें या फिर हम कार्डियोटोकोग्राफी से करें या फिर इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन से करें। फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड, अब आपने कैसे, do not use a fetal scalp electrode for fetal heart rate monitoring if the woman is less than 34 weeks pregnant unless, किन कंडीशंस में हम देंगे, अगर पॉसिबल नहीं है मॉनिटरिंग कार्डियोटोकोग्राफी या इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन से नहीं पॉसिबल, तो फिर आप सीनियर से इसको डिस्कस भी करेंगे, उसके बेनिफिट्स आउटवे करेंगे, रिस्क फैक्टर्स रिस्क देखेंगे और ऑल्टरनेटिव क्या है उसके अलावा, इमीडिएट बर्थ, इंटरमिटेंट अल्ट्रासाउंड और नो मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है विद द वुमेन एंड हर फैमिली मेम्बर्स, द पॉसिबल यूज़ ऑफ फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड बिटवीन 34 एंड 36 प्लस 6 वीक्स, ठीक है। 34 वीक से पहले हमने कहा नहीं यूज़ करना, अगर कोई और चारा नहीं है तो फिर आपने फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड यूज़ करने हैं और डिस्कस करना है 34 एंड 36 वीक्स के दरमियान। फीटल ब्लड सैम्पलिंग आपने कब करनी है, डू नॉट कैरी आउट फीटल ब्लड सैम्पलिंग इफ़ द वुमेन इज़ लेस दैन 34 वीक्स, एक बात। और अगर वो पेशेंट 34 या 36 वीक्स के दरमियान है तो फिर आपने रिस्क एंड बेनिफिट आउटवे कर लेने हैं और ऑफ़र करनी है उसको फीटल ब्लड सैम्पलिंग इफ़ द ब्लड सैम्पल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अ सिजेरियन सेक्शन इज़ लाइकली, ठीक हो गया। मोड ऑफ बर्थ क्या है हमारी, कंसीडर सिजेरियन सेक्शन फॉर वुमेन प्रेजेंटिंग इन सस्पेक्टेड, डायग्नोज्ड और एस्टैब्लिश्ड प्रीटर्म लेबर between 26 and 36 weeks of gestation with breech presentation। यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम इसको ब्रीच के साथ भी आप लोगों ने इसको कंसिडर करना है कि 26 और 36 प्लस 6 वीक्स के दरमियान आप कंसिडर करते हैं। और इसमें जो गाइडलाइंस कहती हैं अगर इस्टेब्लिश्ड लेबर है प्री टर्म में भी तो फिर आप उसको वे एंड बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हम ड्यूरारिंसेन भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। तो टाइमिंग ऑफ कॉर्ड क्लैंपिंग फॉर प्री टर्म बर्थ बेबीज़, अच्छा, एक तो इफ़ द प्रीटर्म बेबी नीड्स टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द मदर फॉर द रिससिटेशन, उसको अगर रिक्वायर्ड है तो कंसीडर करें मिल्किंग ऑफ द कॉर्ड और क्लैम्प करें कॉर्ड एज सुन एज पॉसिबल, वेट एटलीस्ट 30 सेकेंड्स बट नो लॉन्गर देन 3 मिनट्स बिफोर क्लैम्पिंग द कॉर्ड ऑफ प्रीटर्म बर्थ, ठीक है। इफ द मदर एंड बेबी आर स्टेबल, पोजिशन ऑफ द बेबी एट और बिलो द लेवल ऑफ प्लेसेंटा बिफोर क्लैम्पिंग द कॉर्ड, ठीक है, उसकी पोजीशन को नीचे रखना है। ओके, ये हमारी गाइडलाइंस अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा, ये वही डायग्नोसिस जो हमने प्री टर्म लेबर की थी, प्री प्रॉम की थी, ठीक है, उसी का थोड़ी सी ये एक पिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि प्री प्रॉम है डायग्नोसिस, अपने स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। पूलिंग पॉजिटिव है तो आप उसको ट्रीटमेंट दे दें, पूलिंग नेगेटिव है तो हमने टेस्ट करना है या साथ एमनी श्योर करेंगे अगर वो पॉजिटिव है। और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन बाइंडिंग ग्रोथ फैक्टर जो है ना, अपने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है बाइंडिंग प्रोटीन 1
या एमने शो करना है, पॉजिटिव है तो ट्रीट करना है, नेगेटिव है तो डिस्चार्ज करना है उसको, ठीक है। और इसी तरह से डायग्नोसिस ऑफ प्रीटर्म लेबर विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स, हमने क्या किया था कि स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे। अगर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है कि सस्पेक्ट, हमने सस्पेक्ट का वर्ड पढ़ा था। अगर सस्पेक्ट करें लेस देन 30 वीक्स है, 30 वीक्स नहीं है, ठीक है, लेस देन 30 वीक्स है तो हम उसको ट्रीट करेंगे, और अगर 30 वीक्स है तो TVS करेंगे। लेंथ जो है वो 15 mm से ज़्यादा है तो कोई प्रीटर्म लेबर नहीं है। अगर 15 mm या 15 mm से कम है तो उसका मतलब है कि डायग्नोज हो गया प्रीटर्म लेबर, उसको ट्रीट करें। और अगर TVS अवेलेबल नहीं है तो फिर हमने फाइब्रोनेक्टिन करना है, और अगर वो फाइब्रोनेक्टिन 50 नैनोग्राम पर ml या इससे कम है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव है, डिस्चार्ज कर दें। और अगर मोर देन 50 नैनोग्राम पर ml है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव, आप उसको ट्रीट करेंगे। ये फाइब्रोनेक्टिन बेसिकली प्रेजेंट होता है बिटवीन फीटल मेम्ब्रेन्स एंड द मैटरनल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि इट इज़ अ ग्लू लाइक प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन 22 एंड 36 वीक्स, नहीं प्रिडिक्ट करती है प्रीटर्म लेबर को बिटवीन दिस गेस्टेशन। प्रोफाइलैक्टिक विजाइनल प्रोजेस्टेरॉन और प्रोफाइलैक्टिक सर्वाइकल सर्कलाज, ये वही सारी दोबारा है यहाँ पर कि हमने ऑफ़र करनी थी चॉइस बिटवीन उन ख़वातीन को जहाँ पर जिनकी हिस्ट्री है स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म की या मिड ट्राइमेस्टर लॉस की, और ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड उसके साथ, एंड का वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड पे लेंथ जो है वो 25 mm या इससे कम है, ठीक है। और कंसीडर करना है प्रोफाइलैक्टिक वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन अगर हिस्ट्री है स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ की, मिड ट्राइमेस्टर लॉस की, या फिर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड पे सर्वाइकल लेंथ 25 mm से कम है, या 25 mm है या इससे कम है, ठीक है। कंसीडर करना है प्रोफाइलैक्टिक सर्वाइकल सर्कलाज फॉर वुमेन इन होम आ ट्रांसवजाइनल स्कैन इज़ लेस देन 25 mm, और जिनके साथ हमने क्या कहा था, प्रीवियस प्रीट्रॉम की हिस्ट्री है और या फिर सर्वाइकल ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये वो 3 सिनेरियोज़ हैं। ओके, रेस्क्यू सर्कलाज का हमने किया था कि डू नॉट ऑफर रेस्क्यू सर्कलाज अगर इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं। और कहाँ पर आपने उसको रेस्क्यू सर्कलाज कंसीडर करना है, 16 और 27 + 6 वीक्स के दरमियान अगर डायलेटेड सर्विक्स है और एक्सपोज्ड अनरप्चर्ड मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। टोकोलोसिस हमने कंसीडर करनी थी 24 एंड 25 + 6 के दरमियान, ऑफ़र करनी है 26 एंड 33 + 6 के दरमियान, और साथ में अगेन रेस्क्यू सर्कलाज है। और इसमें जब आपने उसको निफेडिपिन ऑफ़र करनी है तो निफेडिपिन की डोज़ कितनी है, 20 मिलीग्राम, और फिर 20 मिलीग्राम के बाद आपने उसको 10 to 20 मिलीग्राम 3 to 4 टाइम्स डेली, ठीक है। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हेडेक, हाइपरटेंशन, और 60 मिलीग्राम तक टोटल डोजेस की लेके जा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम 10 टीचर्स। Pre-prom occurs in approximately 2% of all pregnancies and accounts for up to 1/3 of preterm deliveries. ठीक है, 50% of women deliver within 1 week and 75% deliver within 2 weeks of pre-prom. Significant reduction in the risk of mortality, RDS, IVH, intraventricular hemorrhage in preterm infants 31, 44 एंड 46% रिस्पेक्टिवली। ये सारे जो MCQs रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने कलेक्ट की थी, तो ये इंसिडेंट्स आ जाते हैं कि ये अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पर लिखना था, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से RDS का मोर्टेलिटी का रिस्क 31% कम होता है, RDS का रिस्क 44% कम होता है, और IVH का रिस्क 46% कम होता है, ठीक है। और करेंटली बीटामेथासोन एंड डेक्सामेथासोन रिकमेंडेड हैं, और दोनों ही क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा को, और कंपेरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इन दोनों में से अगर आपने चूज़ करना है तो फिर बीटामेथासोन इज़ मच बेटर। रीज़न बीइंग कि डेक्सामेथासोन की प्रिपरेशन में सल्फाइट प्रिजर्वेटिव समटाइम आता है जो कि न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर है कि इसको अवॉइड करें, लेकिन मोस्टली हॉस्पिटल्स में डेक्सामेथासोन ही अवेलेबल होता है। Pulmonary hypoplasia following pre-prom occurs in approximately 50% of women with pre-prom at 19 weeks. और अगर pre-prom 25 weeks पे होता है तो फिर ये 50 से 10% पे आ जाता है इसका इंसिडेंस। Presence of amniotic fluid greater than 2 centimeter on ultrasound is associated with a lower incidence of pulmonary hypoplasia. अगर 2 centimeter की भी पॉकेट मौजूद है तो फिर
पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होने का रिस्क कम है। फीटल फाइब्रोनेक्टिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सर्वाइको वजाइनल फ्लूइड में होती है, अमनियोटिक फ्लूइड में होती है, प्लेसेंटल टिश्यू में होती है, इन द इंटरफेस बिटवीन द कोरियोन एंड डेसिडुआ। ये जगह हैं जहाँ पर फाइब्रोनेक्टिन मौजूद होता है। It acts like a glue at the maternal fetal interface, and its presence in cervico-vaginal fluid between 22 and 36 weeks gestation has been shown to be a predictor of preterm delivery. अगर नेगेटिव फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्टिंग है, हैज़ अ वेरी हाई नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, enabling most women with threatened preterm labor and a negative fetal fibronectin test to be sent home. Those with a positive fetal fibronectin test can be admitted for tocolysis and steroids for fetal lung maturity. ठीक है, लेकिन हमने करना कब है फीटल फाइब्रोनेक्टिन, वो मैं आपको सारी फ्लो शीट बता चुकी हूँ। ठीक है, डायरेक्टली हम नहीं जाएंगे इस पर, और कॉम्बिनेशन भी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।